वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? तो वन नेशन वन इलेक्शन, और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस में मतलब कि जो भी इलेक्शंस हमारे होते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव इलेक्शन फॉर लोकसभा, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन है लोकसभा के लिए, जो अभी आपने देखा 2024 में हुए। फिर हमारे पास इलेक्शंस कौन से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर्स के और विधानसभा, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन होते हैं। और तीसरे हमारे जो इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में वो होते हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, जिसमें हम म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस की को देखते हैं। तो अगर आप इन तीनों को देखो तो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों इलेक्शन एक साथ होंगे। जैसे कुछ स्टेट के इलेक्शन कई बार क्या होते हैं हाउस ऑफ पीपल के साथ या लोकसभा इलेक्शंस के साथ होते हैं, कुछ विधानसभा के इलेक्शन। लेकिन जनरली अब एक ऐसा पैटर्न इमर्ज हुआ है इंडिया में जिसमें इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होते हैं। कि जैसे बिहार का इलेक्शन अगले साल होगा, दिल्ली जो एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ राज्य की तरह विधानसभा है, उनके इलेक्शन भी क्या होंगे, अगले साल होंगे। पंचायत के इलेक्शन अलग से निकलते हैं। तो जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो उसका जो सबसे मेन मतलब होता है, उसका मतलब होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब कि इलेक्शंस फॉर द लोकसभा, इलेक्शंस फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्शन फॉर द लोकल बॉडीज. So all of these are conducted together. But conducted together does not mean that conducted on a single day. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही दिन ये सारे इलेक्शंस होंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड होगा, उसके बीच में हमें क्या दिखेंगे कि विधानसभा के भी इलेक्शंस हो रहे हैं और लोकसभा के भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स that the notification for election will be released simultaneously for state legislature, Lok Sabha or House of the People and local bodies. So this is the idea of simultaneous election. So इसकी डिमांड बहुत पहले से इमर्ज हो रही थी। और अगर आप देखें इंडिया के डेमोक्रेसी को, इंडिया के इलेक्शन प्रोसेस को, तो हमारे यहाँ कई बार शुरुआती के आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव सीन दैट वी हैड simultaneous elections for some years. For example 1951-52 यहाँ पे भी क्या हुए थे, जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें सारे इलेक्शंस क्या हुए थे, साइमल्टेनियस थे, एक साथ हुए थे। स्पेशली फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकसभा, वहाँ पे पंचायत का कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं था, वो बाद में आया, 74 से आया। ऐसे 57 के जब इलेक्शन हुए वो भी एक साथ हुए, 62 के जो इलेक्शन हुए वो भी एक साथ हुए, 67 के इलेक्शन भी साइमल्टेनियस हुए थे। लेकिन 67 के इलेक्शन के बाद क्या होता है कि 68 में कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स पहले डिसॉल्व हो जाती है और 70 में क्या होता है कि हमारे लोकसभा के इलेक्शंस भी अचानक से मिड टर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना बंद हो गया। तो इसके दो कारण हैं। पहला कि जब हमारा संविधान बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट टॉक अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मीन्स दे डिड नॉट टॉक अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी। उन्होंने क्या किया, टेन्योर फिक्स करा। टेन्योर कैसे कि 5 ईयर्स का टेन्योर है, लोकसभा का भी 5 ईयर्स का होता है और विधानसभा का भी टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। उन्होंने टेन्योर फिक्स करी, लेकिन उन्होंने उस टाइम ये बात नहीं कही कि सारे लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं था, लेकिन बाद में हम देखते हैं 70 से इसकी डिमांड उठने लग गई। 70 से लोग बोलने लग गए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अब होने चाहिए और बहुत सारे उसके कारण दिए गए। तो जब हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात करते हैं तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को
मेनली 3 कारणों के कारण जो अभी जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, तो उसके साथ ये देखा गया कि मेनली 3 कारणों पे बात हो रही है कि ये 3 चीज़ें ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऑब्जेक्टिव हैं और ये 3 ऑब्जेक्टिव बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पहला है नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी मीन्स कि अगर दोनों इलेक्शन एक साथ होते हैं तो जो नेशनल इश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ में क्या होगा कि एक यूनिटी आएगी कि कर्नाटका का इलेक्शन भी सेम टाइम पे हो रहा है, बिहार का इलेक्शन भी सेम टाइम पे हो रहा है। तो डिविजिव पॉलिटिक्स, क्योंकि हम क्या है 91 के बाद हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे माइग्रेशन बहुत अधिक कॉमन है। सो पीपल मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट फॉर वर्क और लाइवलीहुड। तो वहाँ पे हमें क्या दिखता है कि नेशनल यूनिटी ला सकता है, जो डिविजिव पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म किया जा सकता है इसके थ्रू। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साइमल्टेनियस इलेक्शन का वो है गवर्नमेंटल एफिशिएंसी। ये क्या करेगा, इसको भी इंक्रीज करेगा। तो जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, गवर्नमेंटल एफिशिएंसी की, सो इसका मतलब है कि इट विल रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट विल रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स फॉर एवरी इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ टू स्पेंड ए लार्ज सम ऑफ मनी, कि उन्हें एक बहुत अधिक अमाउंट ऑफ मनी 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ इलेक्शंस के पीरियड में उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। और वो इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर्स के फिर कुछ दिन बाद हुए तो फिर से उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, पंचायत के बाद में हुए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को खर्च करने पड़ते हैं। सो जो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। मींस पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो टैक्स का मनी है वो कहीं और यूज हो सकता है, वेलफेयर प्रोजेक्ट में यूज हो सकता है, वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूज हो सकता है, और फॉर एनी अदर पर्पस, पब्लिक वेलफेयर के पर्पस के लिए उसको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तीसरा, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है और डेवलपमेंटल प्रोग्राम ऑफ द स्टेट जो है, उसको भी क्या कर सकता है साइमल्टेनियस इलेक्शन, उस प्रोग्राम को भी अधिक अच्छे से कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और वहाँ पे नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्रिएट नहीं किए जा सकते, अनाउंस नहीं किए जा सकते। नहीं तो क्या होगा कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो भी गवर्नमेंट, जो भी पार्टी इन पावर होगी वो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस कर देगी और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम देखेंगे कि इलेक्शन के प्रोसेस में इसे क्या करने की कोशिश की गई है, इससे इलेक्शन के प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो आने वाले होते हैं, जिनको नोटिफाई करना होता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई नहीं कर पाती। इसीलिए ये क्या करेगा, एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा। कंटिन्यूटी किसको देगा, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को देगा, कि जब गवर्नमेंट को जो अनाउंस करना होगा उनके पास 5 ईयर्स का टेन्योर है उस बीच में, जिसमें वो आराम से कर सकते हैं। और फिर एक फेज आएगा 3 to 4 मंथ्स का, इन विच क्या होगा कि सारे एक ही बोट में होंगे, कि कहीं पे भी उस तरह का प्रोजेक्ट वो स्टार्ट नहीं किया जा सकेगा। तो लोगों के पास भी क्या होगा कि अधिक अच्छा चॉइस होगा चुनने के लिए, कि लाइक फॉर एग्जाम्पल large political parties can manipulate state elections by giving freebies in some other state। कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक गवर्नमेंट है 2 स्टेट में है, स्टेट ए में और स्टेट बी में। स्टेट ए के इलेक्शन होने हैं तो वो गवर्नमेंट क्या, स्टेट बी में उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो स्टेट बी में वो क्या करेगी, बहुत सारे फ्रीबीज अनाउंस कर देगी। और वो क्या होता है कि स्टेट ए के लोगों को लगता है कि इस बार जब यहाँ ये गवर्नमेंट आएगी तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ें होंगी। ये भी हो सकता है कोई पार्टी इन अपोजिशन है, अभी दूसरे स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी वो बहुत सारे फ्रीबीज अनाउंस कर देगी, अचानक से नए प्रोग्राम्स की बात करेगी, प्रोमिसेस लाएगी, उससे भी इलेक्शन क्या होगा, मैनिपुलेट हो सकता है। तो हम पहले देखते हैं इलेक्शन के प्रोसेस को।
और फिर बात करेंगे इलेक्शन के प्रोसेस को देखने के बाद कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो उसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या है और जो कमिटी के रिकमेंडेशंस को भी देखेंगे। तो अगर आप देखो तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, पहले होते हैं लोकसभा इलेक्शंस, जो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा इलेक्शन कौन करवाता है इसको? इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। दूसरा इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तीसरा होते हैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन, म्युनिसिपल एंड पंचायत, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को करवाती है। तो इसके लिए जो इलेक्टोरल रोल तैयार होते हैं वो भी कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और इन दोनों की जिम्मेदारी किसके पास होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। तो जब रामनाथ कोविंद कमेटी बनी थी, उन्होंने इन तीनों को एक साथ करवाने की बात करी थी। लोकसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, उन्होंने उसके में फेजेस डिवाइड किए थे, जिसको हम आगे देखेंगे कि अलग अलग फेजेज में, कि फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा के होंगे और सेकेंड फेज में विद इन 100 डेज क्या होंगे कि आपको ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होंगे। तो ये हमारा जो इलेक्शन, मेनली 3 इलेक्शन के प्रोसेस हैं, जिनको अगर हम इंटीग्रेट करें तो उसको वन नेशन वन इलेक्शन का होगा। लेकिन अभी जो पार्लियामेंट में बिल आया है उसमें लोकसभा और विधानसभा की बात है, मींस हाउस ऑफ द पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात है, बट द बिल डज नॉट टॉक अबाउट और द बिल एक्सक्लूड्स लोकल बॉडीज इलेक्शन। वो भी देखेंगे उसमें क्या लीगल क्या कारण है उसके, और भी उसमें क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे बेनिफिशियल है। तो अगर आप देखो वन नेशन वन इलेक्शन को, किसकी ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो जो सबसे पहला कारण है वो कारण है गवर्नेंस इश्यूज। गवर्नेंस इश्यूज में जब हम देखते हैं तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और हाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि जैसे एमसीसी लागू हो गई इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, डेट्स के अनाउंसमेंट के बाद, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी अनाउंस्ड, कि नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसको हम अनाउंस नहीं कर सकते। तो यहां से क्या होता है, गवर्नेंस का इशू आता है। इसी में अगर हम देखें कि इलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लार्ज ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कि हमें एक बहुत बड़ा नंबर चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल टू बी एम्प्लॉयड इन द इलेक्शन, जिससे वो क्या करे, इलेक्शन के प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर पाए। तो डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होता है अभी जो इलेक्शंस होते हैं, कि फॉर एग्जांपल इस साल भी लोकसभा इलेक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल इन बिहार, लोकसभा इलेक्शंस के लिए ह्यूमन रिसोर्स क्या किए गए, डाइवर्ट किए गए। और साथ में अब जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन होगा अगले साल, तो वापस क्या होगा कि डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा। और जब हम डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे, हम लोग इस पर डेटा देखेंगे कितना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, आपको उससे पता चल जाएगा कि कितना अधिक डाइवर्जन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं,
प्लस साथ में आपको पर्सनल नहीं मिलेंगे, जो एवरी डे के काम है ब्यूरोक्रेसी के वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली ब्यूरोक्रेसी किस में इंगेज्ड है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में इंगेज्ड है। दूसरा इशू देखते हैं इसमें क्यों होना चाहिए। तो अगर आप देखो, फॉर इलेक्शंस वी नीड टू mobilize personnel from state government, central government, अब स्टेट गवर्नमेंट की अगर आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट की पूरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है अगर उस स्टेट में इलेक्शंस है या लोकसभा इलेक्शंस है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, एंड ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स भी क्या होते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंगेज करती है। तो ये क्या दिखाता है, ये भी यहाँ पे दिखाता है कि ये जो पर्सनल का मूवमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, इससे क्या हो रहा है कि इससे जो बाकी काम है वो क्या होते हैं, बार बार उनमें व्यवधान पड़ता है, बार बार रुकता है। तो ये भी क्या हो गया कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के एम्प्लॉय को आपको हर जगह भेजना होता है, वो उसका भी कॉस्ट कौन बेयर करता है, तो इलेक्शन के कॉस्ट में आता है। तीसरा देखते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्शन। मल्टीपल इलेक्शन से क्या हो रहे हैं कि इलेक्शन के कॉस्ट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इलेक्शन के कॉस्ट अगर इंक्रीज हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो मनी which could have been used for other purposes, developmental purposes और welfare purposes, वो वहाँ पे यूज नहीं होते, हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर देना पड़ता है। तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसके कारण हमें क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या करेगा, कॉस्ट को कम करेगा। देन साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन ऑल्सो इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन। Voter participation, so like suppose you have voted in the Lok Sabha election, और उसके बाद जब आपके स्टेट के इलेक्शंस होंगे या पंचायत के इलेक्शंस होंगे या म्युनिसिपल के इलेक्शंस होंगे, तो आपको क्या करना होगा, वापस अगर आप कहीं और रहते हो तो आपको आकर के वोट करना होगा, या अगर आप सेम जगह पे रहते तो भी आपको बार बार जाकर के वोट करना है। और उस कारण क्या होता है, कई बार एक फ्री राइडर इफेक्ट बोलते हैं कि लोगों को ये लगता है कि अगर वो वोट नहीं भी करे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक वोट से क्या ही हो जाएगा। इस कारण क्या होता है कि वोटर का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है इलेक्शंस में। और खास तौर पे हम जब वोटर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो इन अर्बन एरियाज वोटर पार्टिसिपेशन काफ़ी कम हो रहा है, जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें वोटर पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है। लेकिन जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे उस केस में क्या होगा, पूरे इंडिया में इलेक्शंस होंगे, तो वोटर पार्टिसिपेशन के बढ़ने के चांसेस हैं, इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो जो लीगल हर्डल्स और कोर्ट केसेस होते हैं इलेक्शंस को लेकर के, वो भी क्या होंगे, वो भी कम होंगे। अभी एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, जितने भी कोर्ट केसेस होने होंगे वो एक टाइम पे होंगे और उसको उसी टाइम सॉल्व किया जाएगा। अभी क्या होता है, कोर्ट जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो बर्डन्ड हो जाते हैं बार बार कि इलेक्शंस के जो पिटिशंस हैं उनको देखने में। सो देयर विल बी लेस बर्डन ऑन कोर्ट्स ऑल्सो। क्या आप अगर देखो कोर्ट में बहुत सारे इलेक्शन पिटिशंस फाइल होते हैं और कई बार वो इलेक्शन पिटिशंस पे फैसला 5 साल 6 साल तक नहीं आ पाता कि वो मेंबर जो है सो वो उसका टर्म एंड हो जाता है, पर कोर्ट उस पर डिसाइड नहीं कर पाती। यहाँ पे क्या होगा, लेस बर्डन ऑन कोर्ट होगा, एक साथ सारे पिटिशंस आएंगे तो कोर्ट उसको अधिक प्रूडेंटली देख सकती है, सॉल्व कर सकती है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विथ आवर करंट इलेक्शन सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम, और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू लुक इनटू
क्रिएशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये भी क्या होगा, अधिक अच्छा से क्रिएट होगा, अधिक एफिशिएंट क्रिएट होगा, क्योंकि सारे इलेक्शंस एक साथ होने हैं। अभी क्या होता है, जो आपको बताया फ्री राइडर इफेक्ट, कि अभी लोग सोचते हैं चलो अभी लोकसभा में तो नहीं दे पाए, विल अपडेट आवर नेम इन द इलेक्टोरल रोल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज और पंचायत इलेक्शन। जब एक साथ इलेक्शंस होंगे तो जो वोटर रोल होगा वो भी अधिक एफिशिएंट होगा। अधिक एफिशिएंट इन टर्म्स में होगा कि उसमें सारे लोग अपने आप को उसमें रजिस्टर करवाएंगे, तो हमारे पास वोटिंग का परसेंटेज इससे भी इंक्रीज होगा, प्लस बेहतर इलेक्टोरल रोल क्रिएट होगा, बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ मासेज जो है सो इलेक्शन के अंदर हो सकता है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स मेनी पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स and people from different walks of life have advocated for one nation one election in India। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया था, रामनाथ कोविंद कमेटी एस्टैब्लिश की थी। तो देखते हैं इस कमिटी के रिकमेंडेशन क्या थे। किस कमिटी ने बोला कि 2 फेजेज में हमें वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट करने चाहिए, और जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए इट शुड बी इन 2 फेजेस। जो फेज 1 होगा वो होगा लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स। फेज 1 में हम लोकसभा का इलेक्शन करवाएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन करवाएंगे, कि पहले हम इन 2 इलेक्शंस को करवाएंगे और सेकेंड फेज में म्युनिसिपल एंड पंचायत का इलेक्शन करवाएंगे, और इट शुड बी विद इन 100 डेज होना चाहिए पहले फेज के। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे हैं तीनों के एज पर रामनाथ कोविंद कमिटी रिपोर्ट, बट द रिपोर्ट इज सेइंग दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी इंप्लीमेंटेड और शुड बी कंडक्टेड इन 2 phases। In the first phase, the Election Commission of India should conduct elections for state legislatures and Lok Sabha or the House of the People। And in the second phase, State Election Commission, जो आपको पहले बताया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है पंचायत और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन शुड कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द म्युनिसिपल्स एंड पंचायत्स। बट टू ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन हमें क्या करने होंगे, वी हैव टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन सम अदर लॉज। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा, साथ में हमें और भी कुछ लॉज हैं जिनको हमें क्या करना होगा, अमेंड करना होगा। तो देखते हैं कि उसके लिए कमेटी के क्या रिकमेंडेशंस थे। तो कमेटी का जो दूसरा रिकमेंडेशन था, तो दूसरा रिकमेंडेशन ये था कि इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 82A in the Indian Constitution through Constitutional Amendment Act। कि आप क्या करना है, गवर्नमेंट को आर्टिकल 82A को इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको याद होगा आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट डिलिमिटेशन, तो हम क्या करेंगे 82 के बाद एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब हम नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसी सेम चैप्टर में इंट्रोड्यूस करना है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, ए लगा देते हैं या बी लगा देते हैं, इस तरह से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो द कमिटी रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 82A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और 82A को क्यों इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल हो है 82A(1), सो इट टॉक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटेड डेट।
अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है? सो ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर ए जनरल इलेक्शन, द प्रेसिडेंट विल इशू ए नोटिफिकेशन ब्रिंगिंग आर्टिकल 82A इनटू इफेक्ट। कि मतलब जब लोकसभा की पहली सीटिंग होगी उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेंगे कि आज से आर्टिकल 82A क्या आ गया, आज से आर्टिकल 82A इफेक्ट में आ गया, और उसी दिन को, जिस दिन ये नोटिफिकेशन होगा, उसको हम बोलेंगे अपॉइंटेड डेट। इसका मतलब है कि अभी इलेक्शन हुए 2024 में हो चुके हैं, अब अगला इलेक्शन होगा 2029 में। तो ये जो है कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, तो अब हम अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो नियरेस्ट डेट इसके हिसाब से, आर्टिकल 82 के हिसाब से क्या हुआ, 2029 के जो इलेक्शंस होंगे उसके बाद जब फर्स्ट सिटिंग होगा उस दिन प्रेसिडेंट विल नोटिफाई दैट नो आर्टिकल 82A इज इन इफेक्ट, इज फंक्शनिंग, और उस दिन से हमारा क्या होगा, साइमल्टेनियस इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगा उसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि डेट ऑफ नोटिफिकेशन को अपॉइंटेड डेट। दूसरा उन्होंने आर्टिकल जो इसका 82A2 है, ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स की, और उसमें बोलता है कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स इस अपॉइंटेड डेट के साथ या इसके बाद, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स 82A के इन इफेक्ट में आने के बाद जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूट होंगे, कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 29 के 2029 के मई जून में इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद 20 जून को मान लेते हैं कि पहली सिटिंग होती है लोकसभा की, तो 20 जून के बाद जितने भी स्टेट के इलेक्शंस होंगे, वो स्टेट के इलेक्शंस क्या होंगे, जो हाउस ऑफ द पीपल के रिमेनिंग टर्म्स हैं, बस उसी पीरियड के लिए होंगे। आपको इसको और अच्छे समझाते हैं कि मान लेते हैं कि 2030 में बिहार का अगला इलेक्शन होता है, तो अभी के हिसाब से इसका टेन्योर कब तक होगा, 2035 तक। बट जब 82A इफेक्ट में आ जाएगा तो ये 2035 तक नहीं होके जो हमारा लोकसभा 2034 तक होगा, तो इसका भी टेन्योर क्या होगा, लोकसभा के साथ 2034 में ही एंड हो जाएगा। मतलब जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस होंगे इस अपॉइंटेड डेट के बाद, वो सारे कब खत्म होंगे, 2034 में वो खत्म हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर। अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन मान लेते हैं 2032 में हुआ, वो भी क्या होगा, 2034 में जाकर के उसका टर्म एंड हो जाएगा। मींस कि जो 2034 का इलेक्शन होगा लोकसभा का, अगर बीच में डिसॉल्व नहीं होता, तो 2034 के इलेक्शन में, 2034 के इलेक्शन के साथ पूरे इंडिया के सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी इलेक्शंस एक साथ होंगे। सो रामनाथ कोविंद कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था, पहला बोला था कि आप एक अपॉइंटेड डेट लो। अपॉइंटेड डेट मीन्स कि जब लोकसभा इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन के बाद पहली सिटिंग होगी, तो पहली सिटिंग के दिन प्रेसिडेंट 82A को नोटिफाई करेगा, और जैसे ही 82A नोटिफाई हो जाता है उसको हम अपॉइंटेड डेट बोल देंगे, और उसके बाद से जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस होंगे अंडर आर्टिकल 82A2, जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस होंगे उसकी टेन्योर लोकसभा के टेन्योर के साथ ही एंड हो जाएगी। मतलब इलेक्शन 30 में हो, 31 में हो, 32 में हो या 33 में हो, वो सारे कहाँ पे, 2034 में जाकर के वो सारे एंड हो जाएंगे। देयरफॉर जो हमें सबसे नियरेस्ट इलेक्शन मिल सकता है एज पर रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट, वो हमें क्या मिल सकता है, 2034 का लोकसभा इलेक्शन, जहां पे वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा। अगर बीच में पार्लियामेंट, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती, कि मान लेते हैं 29 में जो गवर्नमेंट आई उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, वो कोलिशन गवर्नमेंट है,
और बीच में अगर वो डिसॉल्व हो जाती है, कोई और पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती है, तो वो पहले भी हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल टेन्योर के हिसाब से देखें तो ये 2034 जो है, सो उस टाइम क्या होगा, पहला वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। अब इसके बाद कोविंद कमेटी का रिकमेंडेशन था कि आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 को भी अमेंड करने का। सो जब हम 83 और 172 को देखते हैं, सो बोथ टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 83 क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा, और ये बात करता है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो कोविंद कमेटी का रिकमेंडेशन है कि आप आर्टिकल 83 को अमेंड करो, साथ में आर्टिकल 172 को अमेंड करो। क्यों अमेंड करो, कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 2034 से वन नेशन वन इलेक्शन क्या हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। अब 2036 में जाकर के ये जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई और बाकी पार्टीज भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रही है। इस केस में क्या होगा, हंग असेंबली हो गया, और हंग असेंबली हो गया या डिफेक्शन हो गया, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में उनका वो कैंसिल हो गया और हंग असेंबली हो गया। अब कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता है। तो मान लेते हैं 2036 में फिर से इलेक्शन हुए लोकसभा के। क्यों, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका टेन्योर कहां तक था, 2039 तक। तो अब जो ये गवर्नमेंट बनेगी इसका टेन्योर बस 3 इयर्स का रहेगा, 36 से 39 तक। अगर ये 37 में होता है हंग असेंबली और गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाती है तो उसका टेन्योर 2 ईयर का हो जाएगा। मीन्स कि ऑल दी इलेक्शंस आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, सो ऑल दी इलेक्शंस विल नॉट बी फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। जैसे अभी सारे इलेक्शंस क्या होते हैं, 5 ईयर टेन्योर के लिए होते हैं। कि मान लेते हैं 25 में बिहार में इलेक्शन हुआ और 26 और 27 में सरकार हंग असेंबली हो गया, फिर से इलेक्शन हुआ, तो वो 5 ईयर टेन्योर के लिए होगा। लेकिन कोविंद कमेटी ने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होने के बाद जो भी इलेक्शंस होंगे वो कोई जरूरी नहीं 5 ईयर्स के लिए होंगे। अगर बीच में वापस हमें मिड टर्म इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं तो अब मिड टर्म इलेक्शंस के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स मींस जो टेन्योर एंड हो रहा है उससे पहले के जो टर्म्स हैं उसी के लिए इलेक्शन होंगे। और दिस इज इंप्लीमेंटेबल फॉर बोथ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। दोनों जगह हम क्या होगा, सेम चीज को हम देखेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स भी अगर बीच में मिड टर्म इलेक्शन हुए तो 5 ईयर्स के लिए नहीं होंगे, वो रिमेनिंग टाइम के लिए होंगे। लोकसभा इलेक्शन भी अगर बीच में हुए तो 5 ईयर्स के लिए नहीं होंगे, वो रिमेनिंग टाइम के लिए होंगे। So this was also one of the recommendations of the कोविंद कमिटी। कोविंद कमिटी ने जो तीसरा रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 324A। अब 324A जो आर्टिकल नया इंट्रोड्यूस होगा, दिस आर्टिकल विल टॉक अबाउट, एज पर कोविंद कमेटी, दिस आर्टिकल विल टॉक अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत्स विथ जनरल इलेक्शंस, कि जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसी के साथ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स के भी इलेक्शंस को हम करवाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक नया आर्टिकल डालना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में 324A। लेकिन यहां पे आप देखना कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स को, उनके टेन्योर्स को कम करने के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो इंडियन पार्लियामेंट है उनको स्टेट से किसी भी तरह का कंसेंट नहीं चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि हाफ ऑफ द स्टेट्स
बोल देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि पार्लियामेंट को, कि आप हमारे लिए लॉ बनाओ, तो वो क्या कर सकती है, सबके लिए लॉ बना सकती है किसी एक इशू पे। यहाँ पे क्या है कि द इंसर्शन ऑफ दिस आर्टिकल तो वो कर देंगे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन तभी होगा व्हेन इट विल बी रैटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, कि बिहार के म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शन शुड बी हेल्ड विथ द जनरल इलेक्शन ऑफ दिस कंट्री। अब ये तभी पॉसिबल है जब बिहार की स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको रैटिफाई करेगी। क्यों रैटिफाई करेगी? बिकॉज दिस आर्टिकल 24A मेक्स अमेंडमेंट्स इन स्टेट सब्जेक्ट्स, कि जैसे लोकल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट में अमेंडमेंट के लिए क्या होगा, रैटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज नेसेसरी। तो यहां पे हमें क्या होगा कि आर्टिकल 324A के लिए हमें एक बहुत लार्जर कंसेंसस चाहिए, तो जो अभी वो कंसेंसस नहीं है, इसलिए हम देखेंगे जब गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें इन्होंने म्युनिसिपल की बात छोड़ दी है। देन कोविंद कमिटी रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट सिंगल इलेक्टोरल रोल। ये कैसे बनेगा? सो इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन, कि म्युनिसिपल और पंचायत के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सो इलेक्टोरल रोल बनाती है। तो जब हम यहां देखेंगे कि सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाना है, वो सिंगल इलेक्टोरल रोल कैसे बनेगा? वो तब बनेगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगी स्टेट इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद वो लोग एक सिंगल रोल इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। बट फॉर दिस देयर नीड्स टू बी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 325। उसमें क्या करना होगा? अमेंड करना होगा जिससे एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बन पाए। जो पांचवा रिकमेंडेशन है, सो वो रिकमेंडेशन बात करता है अबाउट वेरियस चैलेंजेस रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, कि इतने बड़े पैमाने पे अगर आपको इलेक्शन करवाने हैं इतने बड़े पैमाने पे, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आएंगे। सो वेरियस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आपको दिखेंगे। तो कोविंद कमेटी रिपोर्ट बोलती है कि जब ये इंप्लीमेंट होगा 2034 में, अगर अभी से हम इसको पास करते हैं और करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? एडवांस में इट शुड प्रिपेयर वन नेशन वन इलेक्शन, कि एडवांस में ही इसको क्या करना चाहिए, इसको प्रिपेयर करना चाहिए। क्या सब प्रिपेयर करना है इसको? तो जैसे प्रोक्योरमेंट ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट, क्योंकि हमें बहुत अधिक ईवीएम्स की जरूरत होगी, वीवीपैट मशीन की जरूरत होगी। देन डिप्लॉइंग ऑफ पोलिंग पर्सनल, कि आप किस तरह से डिप्लॉय करोगे, इतने अधिक लोगों की आपको जरूरत है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। सो यहां पे क्या होगा कि इसके लिए सारा प्रिपरेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? एडवांस में करेगी, चाहे वो पर्सनल का डिप्लॉयमेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो, वीवीपैट का प्रोक्योरमेंट हो, ईवीएम का प्रोक्योरमेंट हो, वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवांस में उसके प्रिपरेशन करने हैं। एंड फॉर इलेक्शंस टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ड्रॉ ए प्लान, एक प्लान ड्रॉ करेगी जिसके बेसिस पे ये लोग म्युनिसिपल के इलेक्शंस करवाएंगे। तो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को अगर हम देखें, तो कोविंद कमेटी की रिपोर्ट ने वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर किया। उन्होंने ये बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए, पर उनको करने के लिए देयर नीड्स टू बी मेड मेनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो some changes in the some other laws.
उसमें अगर आप चेंज कर दोगे, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को आप देख लोगे, साथ में आप क्या करोगे, आप जो है सो सिंगल इलेक्टोरल रोल बना दोगे, तो उस केस में इलेक्शंस क्या हो सकते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट, साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और वो क्या होगा, वो अधिक बेनिफिशियल होगा इंडियन सोसाइटी के लिए। क्यों बेनिफिशियल होगा, जो आपको पहले बताया कि नेशनल यूनिटी, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, और तीसरा है कंटिन्यूएशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, कि उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो रामनाथ कोविंद कमेटी का बहुत ही फेवरेबल रिकमेंडेशन है कि आप इस इलेक्शंस को, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आप जाओ। अब देखते हैं कि अभी जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो किसकी बात करते हैं, क्या वो रामनाथ कोविंद कमेटी के सारे रिकमेंडेशन मानते हैं या उसमें से सिलेक्टिव रिकमेंडेशन उन्होंने माना है। तो अभी गवर्नमेंट ने 2 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अभी 129th है, जब ये पास हो जाएगा तो इसके नंबर चेंज हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने जो बिल लाया है इसी के साथ, वो बिल है यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। अब देखते हैं कि ये दोनों बिल किस चीज की बात करते हैं। जो 129th है वो क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, आर्टिकल 82A 1 to 6, 82 के अंदर 6 सब क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। और जो यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल है ये कहाँ देख रहा है, जैसे एनसीटी एक्ट है, ऐसे ही अदर यूटी एक्ट है। यूटी को जब हम देखते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए अलग एक्ट है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। ये इनको अमेंड करके इन्हें भी क्या करेगा, इन यूटीज को भी साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो प्रोविजंस हैं उसके साथ ले आएगा। तो पहले देखते हैं कि आर्टिकल 82A से 1 to 6 का क्या गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या बात करी। तो 82A1 सिमिलर जो कोविंद कमेटी में हमने पढ़ा, अपॉइंटमेंट डेट की बात करता है। मींस कि जो पहली सिटिंग होगी लोकसभा की उस दिन प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा 82A को, और उस दिन से 82A क्या हो जाएगी, इफेक्ट में आ जाएगी, एंड दैट डेट विल बी कॉल्ड अपॉइंटमेंट डेट। 82A2 को देखते हैं, ये क्या बात करें, जो रिमेनिंग टर्म है कि आफ्टर बाय इलेक्शन द स्टेट लेजिस्लेचर और द लोकसभा विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर द रिमेनिंग टर्म, कि जैसे 5 साल में 3 साल बाद बाय इलेक्शन हुए तो जो नया लोकसभा या विधानसभा बनेगा वो बस 2 साल के लिए बनेगा, वो 5 साल के लिए नहीं बनेगा। क्या होगा, रिमेनिंग टर्म्स के लिए ही बनेगा। 82A3 देखते हैं। एटी टू ए थ्री को अगर हम देखें तो 82A3 बात करता है ECI shall held election for the continuation of Lok Sabha and state legislatures। किसकी पावर किसके पास है इस इलेक्शन को कंडक्ट करने की, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। 82A4 को देखते हैं, जो 82A4 जो प्रपोज्ड आर्टिकल है जो इंट्रोड्यूस होगा। 82A4 defines simultaneous election and it says that
that the general election held for Lok Sabha and Vidhan Sabha or Lok Sabha and state legislatures is called simultaneous election, means it defines simultaneous election. और कैसे डिफाइन करता है simultaneous election को? तो बोलता है कि जो जनरल इलेक्शन हो रहा है आपके लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? simultaneous election बोलेंगे. A5 की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू नॉट कंडक्ट इलेक्शन इन सम स्टेट असेंबलीज और सम स्टेट्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है, उस टाइम हो सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि देयर आर सम स्टेट्स इन विच इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पे उसको क्या कर सकती है? डिले भी कर सकती है. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के बीच में अगर वन नेशन वन इलेक्शन होना है किसी ईयर और उस टाइम किसी स्टेट में नहीं करवाया जा सकता है, जिसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं. हो सकता है वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, वहाँ पे और भी कोई प्रॉब्लम हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लग रहा है कि अभी इलेक्शन यहाँ कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है. पावर ऑफ ECI नॉट टू कंडक्ट इलेक्शन इन some states. So these are the articles which will be introduced as per this bill, which will be introduced in the constitution. ये आपके क्या है? important article है. Then it also talks about 83 के amendment की भी ये बात करता है, जो tenure वाली बात है. अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन के. किसे कि बोलने में तो ठीक है कि ये इससे क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगा, इससे हमें बार बार क्या दिखेगी कि उस तरह की एक क्या होता है कि जब इलेक्शंस बार बार होते हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी खतरा दिखता है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जहां भी प्रॉब्लमेटिक होगी वहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी? नहीं आ पाएगी. सो टू हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वी नीड टू हैव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दी स्टेट्स. अगर एक साथ इलेक्शन हो गए तो उस केस में क्या होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी. बट प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े एक्सरसाइज को एक साथ अगर करेंगे तो उसके बहुत सारे चैलेंजेज हैं. जैसे रामनाथ कोविंद कमेटी ने भी लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के बारे में बात की है. तो पहला जो है वो देखेंगे लॉजिस्टिकल चैलेंज. कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रामनाथ कोविंद कमेटी को खुद से बोला है कि टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस ECI नीड्स टू इंक्रीज पोलिंग बूथ्स 13.6 लाख पोलिंग बूथ्स ECI को क्या करने होंगे? इंक्रीज करने होंगे बाय 2029. कि अभी जितने पोलिंग बूथ हैं उसको हमें बढ़ा करके 13.6 लाख पोलिंग बूथ्स करने होंगे बाय 2029. 800 एक्स्ट्रा वेयर हाउसेस बनाने होंगे बाय 2029. वेयर हाउसेस किस लिए? तो टू स्टोर EVMs एंड VVPAT के जो मशीन्स हैं उसके लिए. Then it also says that
कि जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, सेंट्रल फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ होगी, सेंट्रल फोर्सेस है, इनका डिप्लॉयमेंट भी क्या होगा, इसको 50% से इंक्रीज करना होगा। तो 50% मोर डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस प्लस 7 लाख पर्सनल फॉर इलेक्शन प्रोसेस, वो चाहिए। फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहला है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कि हम इन सब चीजों को कैसे करेंगे। दूसरा देखते हैं इलेक्शन कॉस्ट वन नेशन वन इलेक्शन का। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर वो एक बार वन नेशन वन इलेक्शन करवाती है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, इट्स अराउंड 7,000 करोड़। तो एक साथ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को बहुत अधिक फंड चाहिए, प्लस हर 15 साल में इलेक्शन कमीशन को 10,000 करोड़ चाहिए कि जिससे कि वो ईवीएम को रिप्लेस कर पाए, मेंटेन कर पाए, बाकी और भी जो इनके जो बेसिक प्रोसेसेस हैं इलेक्शन के इन बिटवीन इलेक्शंस उसको कंडक्ट करने के लिए। सो दैट्स ऑल्सो ए ह्यूज अमाउंट। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के कॉस्ट को मिला दो इलेक्शन में और देखो कि इलेक्शन में कितना खर्च हो रहा है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का कि 2024 में 1.35 लाख करोड़ खर्च हुए, और अगर यही 2019 में देखोगे एस्टिमेटेड है तो 60,000 करोड़ हुए थे। मींस इलेक्शन के कॉस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन सब में भी क्या हो रहा है, बहुत अधिक इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये चैलेंज होगा कि एक साथ इतना अधिक फंड कलेक्ट करना, प्लस एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी एक बहुत बड़ा बजट चाहिए जिससे वो एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन वो करवा पाए। तो यहां क्या है, फंड की भी एक चैलेंज है कि फंड हम इतना कहां से लाएंगे, बोथ फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल्सो फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तीसरा जो इसमें चैलेंजेज है रीजनल वर्सेस नेशनल इश्यूज। इंडिया क्या है कि इंडिया इज ए वेरी डाइवर्स कंट्री, सो इंडियाज रीजनल इश्यूज मेनी टाइम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इश्यूज। कि आप देखोगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी पता था ये बातें, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो चीजें लोकली, जो चीजें डायनामिकली इंपैक्ट करती है उन्हें स्टेट सब्जेक्ट में डाला है, और जो चीजें एक यूनिवर्सल आइडियाज को लाती है उन्हें हम कहां डालते हैं, सेंट्रल लिस्ट में डालते हैं। मींस जो इश्यूज, लोकल इश्यूज हैं आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इश्यूज। और इस केस में क्या होगा इस इन इलेक्शंस में कि रीजनल इश्यूज विल बी ओवरशैडोड बाय नेशनल इश्यूज। कि वोटिंग क्या होगा, वो रीजनल इश्यूज पे नहीं हो पाएंगे और लोकल इश्यूज पे नहीं हो पाएंगे, और एक वो एप्रीहेंशन है कि वो मेनली नेशनल इश्यूज पे होगा। उससे क्या होगा, उससे और इनइक्वालिटी सोसाइटी में इंक्रीज होगी। कि फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेट्स में कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, और जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो लेजिस्लेचर के इलेक्शन में वो क्या करते हैं, किसी और पार्टी को वोट देते हैं। तो ये भी दिखाता है कि लोकल इश्यूज अलग हैं और नेशनल इश्यूज अलग हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, नेशनल इशू ओवरशैडो कर सकता है लोकल और रीजनल इश्यूज को। तीसरा चैलेंज है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज कि इंडिया में अगर आप देखो तो इंडिया में क्या है, रीजनल पार्टीज हैं
नेशनल पार्टीज हैं, स्पेशली रीजनल पार्टीज के पास फंड भी कम होते हैं, उनका मेंबरशिप भी क्या होता है कि रीजनली जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी वन नेशन वन इलेक्शन में, कि प्रॉब्लम ये होगा कि दे कुड बिकम इररिलेवेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री, कि उनकी रेलिवेंस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओवरशैडो क्या हो गया, लोकल पॉलिटिक्स हो गया, नेशनल इश्यूज अधिक एमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। वो भी क्या है, डेमोक्रेसी के लिए एक प्रॉब्लम है कि इन डेमोक्रेसी देयर शुड बी मल्टीपल वॉइसेस रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स सोशल ग्रुप्स इन इंडिया। कि रीजनल पार्टीज जो है वो भी क्या करते हैं, एक सोशल ग्रुप के व्यू पॉइंट्स को लाते हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा डेमोक्रेसी भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा, इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, जो छोटे ग्रुप्स होंगे उनकी बात क्या होगी, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उनके पास उतने नंबर नहीं होंगे। मल्टीपल इलेक्शंस क्या करता है कि पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी को बार बार चेक करता है। कि फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें एक बार अकाउंटेबिलिटी चेक की गई पॉलिटिकल लीडर्स की। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए, वहाँ पे वापस अगर वो सेम पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करेगी तो वहाँ पे भी उसकी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाएगी, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल इलेक्शंस लोगों को ये पावर देता है कि वो क्या कर सके, वो बार बार एक पॉलिटिकल पार्टी की या एक पॉलिटिकल लीडर की को अकाउंटेबल बना सके अपनी सोसाइटी में, उनसे बार बार प्रश्न पूछ सके और उनको कैसे आंसर कर पाए, उनको आंसर कर पाए थ्रू वोट्स। तो ये अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कमजोर हो जाएगी, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट बन गई तो फिर अगले 5 साल तक वहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि 5 साल तक फिर वही गवर्नमेंट चलेगी, अगले इलेक्शंस नहीं होंगे। प्लस इसका दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं तो हम अपने लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं हम उनसे अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के केस में क्या होगा कि जो नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि लोकल पॉलिटिकल लीडर्स की पावर कम हो जाएगी, और अगर हम उनसे अकाउंटेबिलिटी की बात भी करते हैं तो भी वो अकाउंटेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दे विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पावर, दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है कि लोकल पॉलिटिशियन है, आप इशू रेज करोगे, वो अपना इन्फ्लुएंस लेकर के वो जो नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके पास जाएंगे। इस केस में क्या होगा, वो भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी का भी क्वेश्चन क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो बिग चैलेंज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो डेमोक्रेसी का एक प्रोसीजरल पार्ट है उसमें क्या होता है, वो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि ये जो एक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर भी कहीं ना कहीं ये अटैक बन के आ सकता है। कैसे बन के आ सकता है कि जो आपको पहले ही बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर को कम किया जाए, या उनके इलेक्शन का जो प्रोसेस इतने सालों से आ रहा था उसको चेंज किया जाए, उसमें उनके कंसेंट की जरूरत नहीं है। स्टेट का कंसेंट कहाँ आएगा, बस म्युनिसिपल और पंचायत के केस में। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर के जिस तरह से इलेक्शन होंगे उनके पैटर्न को अगर हम देखें तो वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे उनसे कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अमेंडमेंट्स इन टू ब्रिंग आर्टिकल 82A एंड चेंजेस इन आर्टिकल 172, इन दोनों केसेज में स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है सेंट्रल पार्लियामेंट को। तो यहां से क्या हो रहा है, फेडरलिज्म पे भी अटैक हो रहा है। प्लस साथ में और क्या हमें दिक्कत दिखेगी, और हमें दिक्कत दिखेगी कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज, एक छोटी पॉलिटिकल पार्टीज
अगर मास बेस भी क्रिएट करती है और अगर वो मिड इलेक्शंस करवाती है, मिड टर्म में इलेक्शन करवा देती है, तो भी उनके टेन्योर 5 साल के नहीं होंगे, उनके रिमेनिंग पीरियड के ही टेन्योर होंगे। तो जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उस पर प्रेशर भी, पैसे का फाइनेंशियल प्रेशर भी इंक्रीज होगा, साथ में उनका रिलेवेंस धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि नेशनल इशू इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जो रीजनल इशू है जो कि अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ के आसपास के लोगों के लिए, वो इश्यूज क्या हो जाएंगे, ओवरशैडोड हो जाएंगे। साथ में हम क्या देख रहे हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, तो हम बात करते हैं कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पे क्या हो सकता है, फेडरल स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि वी माइट मूव टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम थ्रू वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस में क्या है कि करिज्मेटिक पर्सनालिटी, उनका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक बढ़ जाता है कि आप नेशनल लीडर को देख करके आप क्या करते हैं, पार्टी के हेड को देख करके, मेन लीडर को देख करके बहुत सारे लोग वोट करते हैं। सो ये सब क्या है कि इनके साथ चैलेंजेज हैं। तो इस बार के एग्जाम में आपको प्रश्न आ सकता है कि अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, तो आप उसमें बताना कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम देखें, वन नेशन वन इलेक्शन को देखें तो उसके साथ क्या है कि उसके साथ कुछ चैलेंजेज हैं, कुछ पोटेंशियल्स हैं, उसके साथ पोटेंशियल्स को आप बताना कि ये सब इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, साथ में ये क्या है, ये सब इसके पास चैलेंजेज हैं। तो अगर पॉलिसी को अच्छे से बनाया जाए तो इन चैलेंजेज को भी क्या किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को आप इस तरह से देख सकते हैं। थैंक यू।